तोसी करेंगे, फिर तोसी बजरिया मैग्निफिकेशन इसको पढ़ेंगे, फिर आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। सबसे पहले मकासद, इस यूनिट में हम जुबान के अदब से ताल्लुक पर बहस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अदबी जुबान आम जुबान से किस तरह मुख्तलिफ है, और माने का तयन करने में सयाक व सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट का किरदार, फिर लघवी माने और इश्तिहाराती माने के दरमियान फ़र्क करना सीखेंगे। और उसके बाद हम इस यूनिट को मुकम्मल करने पर आप ज़ुबान और अदब के दरमियान ताल्लुक को समझेंगे, फिर लघवी माने और तोसी माने में फ़र्क करना सीखेंगे, और ज़्यादा मुयस्सर तरीके से लिखने के लिए कुछ अहम अल्फाज को पढ़ेंगे। सबसे पहले तारुफ जो है, हम इस यूनिट का सबसे पहले तारुफ करेंगे। तो इस यूनिट में हम लिटरेचर यानी अदब और उसके लैंग्वेज के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम समझेंगे। और इस यूनिट में हम नेचर के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब नेचर जो लैंग्वेज है ये किस तरह से चेंज हो जाती है और किस तरह से इसका मीनिंग डिफरेंट कंटेंट में इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और किस तरह से राइटर्स जिनको हम मुसन्निफ या खतीब या पॉलिटिशियंस सियासतदान किस तरह से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और इनका एक स्पेशल मीनिंग डेवलप करते हैं। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से वर्ड्स जो है इनका लघवी माने क्या है, इनका तोसी माने क्या है, और लैंग्वेज जो है ये हरकियात, ज़ुबान की हरकियात को हम पढ़ेंगे, और किस तरह से ज़ुबान जो है इनकी कितनी शक्लें हैं, यानी बोली शक्ल और तहरीरी शक्ल यानी रिटन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि ड्रामास में या नॉवेल्स में जो ज़ुबान है उसका क्या रोल है, किस तरह से ड्रामा, लिटरेचर या नॉवेल्स, इनकी जो ज़ुबान है किस तरह से ये बोली ज़ुबान यानी स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज से किस तरह डिफरेंट है। हम जो लैंग्वेज है ये एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है। ये क्रिएटिविटी, लैंग्वेज के अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी है। हम लैंग्वेज में नए नए अल्फाजों को हम देखते हैं किस तरह से ऐड हो जाते हैं, या पुराने अल्फाज जो होते हैं किस तरह से इनका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। ये हम आज इस यूनिट में इन सब बातों पर हम रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले हम ज़ुबान और अदब, ये जिसको हम लैंग्वेज एंड लिटरेचर कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो तमाम इंसानी सरगर्मियों में ज़ुबान मरकज़ी हैसियत रखती है, और तमाम अदब में भी ज़ुबान में और ज़ुबान के ज़रिए ही ज़ाहिर होती है। तो किस तरह से जो इंसान का एक सोशल सर्कल होता है या सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ज़ुबान के ज़रिए ही वो सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो काम में आती हैं, या जो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ज़ुबान जो है ये एक ताकतवर हथियार है, ताकतवर टूल है, जिसके ज़रिए हम सोशल एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ या रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो सरगर्मियाँ हैं उनको हम करते हैं। सो इसी लैंग्वेज के बेसिस पे, ज़ुबान के बेसिस पे हम ये सब करते हैं। और किस तरह से एक जो लैंग्वेज में हम साइंस का इस्तेमाल होता है, जैसे ट्री ट्री जो है इसका साइन जो है ये इसके अंदर 3 साउंड्स हैं या फनीम हम कहेंगे। तो इनमें 3 फनीम है ट्री के अंदर। तो जैसे ट, र और ई जो वॉवल साउंड है, लॉन्ग वॉवल साउंड है। तो जो ये साइन जो है ट्री, ट, र, लॉन्ग वॉवल यानी ई, ट,
ई, ये एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्चुअल ट्री जो है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमारे सोसाइटी या लैंग्वेज कम्युनिटी के अंदर नए नए अल्फाजों का जो है ये इसका नए नए अल्फाज इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, या पुराने अल्फाज जो हैं ये इनका वैल्यू खत्म हो जाता है जब किसी अल्फाज की यानी या किसी साइन की एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, तभी वो सोसाइटी में इसका यूज हो जाता है। या जैसे साइन जो ट र ई साउंड जो है यानी ट्री, इसने एक्चुअल ट्री को रिप्रेजेंट किया, या इसने किस तरह से सोसाइटी ने इस वर्ड को एक्सेप्ट किया या लैंग्वेज कम्युनिटी ने इस वर्ड को किस तरह से एक्सेप्ट किया, तभी हम इसको इस्तेमाल में ले आते हैं। या हम लैंग्वेज जो है इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, खुसूसियात ये है कि लैंग्वेज है ये वर्सटाइल है। हम लैंग्वेज रोजमर्रा जिंदगी में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, या लैंग्वेज जो हम गपशप में इस्तेमाल करते हैं, या कमर्शियल ट्रांजैक्शन यानी सियासी कायल करने में, या इश्तिहारात में, या साइंटिफिक रिपोर्ट में हम जुबान का इस्तेमाल करते हैं, या पॉलिटिकल लैंग्वेज या लिटरेचर यानी अदब में इस्तेमाल करते हैं। तो लैंग्वेज जो है अक्सर ये जो लैंग्वेज है ये हम दो हिस्सों में तब्दील इसको करते हैं, दो हिस्सों में इसको बांटते हैं। सबसे पहले इसको हम कहते हैं नॉन लिटरेसी यानी गैर अदबी और अदबी ज़ुबानें। गैर अदबी जिसको हम कहते हैं नॉन लिटरेसी लैंग्वेज, या जिसका एक और नाम ऑर्डिनरी लैंग्वेज या प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। तो ये गैर अदबी ज़ुबान है यानी नॉन लिटरेसी लैंग्वेज। नॉन लिटरेसी लैंग्वेज जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, या या ये एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज है जो लिटरेसी लैंग्वेज यानी अदबी लैंग्वेज से बहुत ही मुख्तलिफ होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होती हैं, ये यूज़ में भी डिफरेंट होती हैं। इसका जो ग्रामर है, जो नॉन लिटरेसी लैंग्वेज यानी गैर अदबी ज़ुबान में जो ग्रामर इस्तेमाल होता है वो हम अदबी ज़ुबान में ग्रामर इस्तेमाल नहीं करते हैं, या इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जो हम अदबी ज़ुबान जो है ये हम अक्सर नॉवेल्स में देखते हैं, ड्रामास में देखते हैं। इन ज़ुबानों का इस्तेमाल हम इन जगहों में देखते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मीटिंग्स के लिए हम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेस के लिए, मीटिंग्स के लिए, या लोन ट्रांजैक्शन के लिए, या क्लासरूम टीचिंग के लिए, उसके लिए हम लिटरेसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी अदबी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करते। हम इन जगहों पर एक आसान ज़ुबान यानी गैर अदबी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। और जो अदबी ज़ुबान है इसको हम हिस्टोरिकल यानी तारीखी ज़ुबान भी कहते हैं। और जो अदबी ज़ुबान है ये एक इसका डिविएंट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं गैर अदबी ज़ुबान से। तो जो कुछ स्कॉलर्स का ये बिलीव है कि जो गैर अदबी ज़ुबान है उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम अदबी ज़ुबान में भी उसको देख सकते हैं, यानी कि ड्रामाज में हम देख सकते हैं कि जो किस तरह से कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं। तो या नॉवेल्स में कैरेक्टर्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ गैर अदबी मतलब गैर अदबी ज़ुबान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम अदबी ज़ुबान में भी पा सकते हैं। या किस तरह से एक मुसन्निफ, एक ऑरेटर हो या एक पॉलिटिशियन है, किस तरह से लैंग्वेज का, किस तरह से ज़ुबान का मुख्तलिफ इस्तेमाल करता है, यानी वो इस तरह से उन तरीके से अल्फाजों का इस्तेमाल करता है जो एक प्लेजर क्रिएट करता है। जैसे कि एक लिंग्विस्ट है जिसका नाम रोमन जैकॉब्सन है, तो उसने अपनी एक किताब लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स क्लोजिंग स्टेटमेंट, उसमें एक एग्जाम्पल दी है जिसमें उसने लिखा है कि आई लाइक इकी। जो इकी है इसने इकी असल में एक प्रेसिडेंट आइजनहोवर ऑफ यूएसए, तो ये यूएसए का प्रेसिडेंट है। तो इसने
इक्की के बजाय आइजनहोवर के बजाय इक्की का इस्तेमाल किया, इक्की वर्ड का, इक्की नाम से उसको पुकारा है, जो एक पॉलिटिकल स्लोगन है, यानी एक नारा है। तो तो किस तरह से इसने ये भी कहा है अपनी किताब में, ये भी कहा है कि जो बात इक्की कहने में है, वो या जो मज़ा इक्की कहने में है, वो आइजनहोवर कहने में नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से ऑथर्स, राइटर्स, मुसन्निफ हो, ऑरेटर हो, ये किस तरह से ज़ुबान वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से एक प्लेजर जो इनका जो एक्सप्रेशन होता है, किस तरह से उनका एक प्लेजर क्रिएट करते हैं, एक जॉयफुल एक्सपीरियंस, यानी जॉयफुल एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं अपनी वर्ड से। या एक ज़ुबान जो है ये अदबी ज़ुबान जो है ये एक रवायती और गैर रवायती दोनों तरीकों से ज़ुबान का इस्तेमाल करके मायने पैदा होते हैं। या ज़ुबान को रवायती या लफ्ज़ी इस्तेमाल है, अल्फाज के मालूम माने फराहम कराते हैं, जबकि गैर रवायती यानी नॉन कन्वेंशनल या अदबी ज़ुबान जो है ये इस्तिआरात वगैरह जैसे इश्काल के ज़रिए नए माने पैदा कर देती है। तो जब हम लैंग्वेज ज़ुबान जो है ये हम एक और तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीका है स्पोकन फॉर्म और दूसरा तरीका है रिटन फॉर्म। स्पोकन फॉर्म जो हम बोली ज़ुबान कहते हैं, और रिटन फॉर्म जिसको हम तहरीरी ज़ुबान कहते हैं। तो बोली ज़ुबान को सबसे पहले हम देखते हैं। बोली ज़ुबान हम अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और तहरीरी ज़ुबान जो है ये राइटिंग्स में, ये रीडिंग्स में या ऑफ़िशियल वर्क्स में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बोली ज़ुबान को देखेंगे। बोली ज़ुबान की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या-क्या ख़ुसूसियात हैं। तो बोली ज़ुबान जो है ये हम स्पीकिंग इसमें स्पीकर का होना ज़रूरी है और लिसनर को होना ज़रूरी है। सुनने वाला और बोलने वाला इसमें ज़रूरी है। ये हम इसमें ऑडिटरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी वोकल कॉर्ड्स, ये बाकी जो सिस्टम है, यानी लंग्स, वोकल कॉर्ड्स, ट्रैकिया, इसका इस्तेमाल हो जाता है। माउथ, टंग, इसका इस्तेमाल हो जाता है। और जो बोली ज़ुबान है ये इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये ट्रांज़िएंट है, यानी आर्ज़ी है। जब हम बात बोलते हैं तो ये बात जो है ये आर्ज़ी होती है। जैसे ही हमने कोई बात कही तो इसके जो फ़नीम्स हमने बोले ये उसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं, या जो ही हमने बोलना स्टार्ट कर दिया ये उसके बाद ये या कुछ एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं रहता है, प्रिज़र्व नहीं रहता है। ये फ़ौरन ही उसी टाइम ख़त्म हो जाता है, जैसे ही स्पीकर उस बात को बोलता है और जैसे ही लिसनर उस बात को समझता है, सुनता है। लेकिन बजाय रिकॉर्डर जो आजकल हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उस बोली ज़ुबान को हम फिर से सुन सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। जिसने इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको ख़त्म कर दिया है, यानी ट्रांज़िएंट आर्ज़ी जो बोली ज़ुबान थी उसको वो टेक्नोलॉजी की मदद से वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं रही है। और जो बोली ज़ुबान होती है इसके अंदर हम पॉजेज़ का इस्तेमाल करते हैं, इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हैं, रिदम का इस्तेमाल करते हैं, स्टेटमेंट्स, काउंटर्स जो हम स्टेटमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या क्वेश्चन, स्पेशल फोकस हमें यूज़ करना है, हम इन सब स्पेशल सुप्रासेगमेंटल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते, सुप्रासेगमेंटल फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सेगमेंटल फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात जो है, स्पीकर और हियरर जो है ये आमने-सामने होने चाहिए। जब स्पीकर बात करता है तो वो ऑब्वियसली वहाँ पर लिसनर होना चाहिए जो उस बात को समझे। या जब हम स्पोकन लैंग्वेज हम बोलते हैं या बोली ज़ुबान हम बोलते हैं, तब हम ग्रामर का ज़्यादातर ख़्याल नहीं रखते हैं। हम इनफॉर्मल हम ग्रामेटिकल, ये हमारी ज़ुबान जो हो सकती है ये ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट भी हो सकती है, तो इसमें ग्रामर का उतना रोल नहीं होता है। बनिस्बत अगर हम बात करते हैं रिटन लैंग्वेज यानी तहरीरी ज़ुबान की, तो तहरीरी ज़ुबान जो है ये इसमें हम ये रिटन फॉर्म में होती है, इसको हम रीड राइट कर सकते हैं। इसके लिए हमें विजुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी विजुअल सेंसेस की कैपेसिटी होनी चाहिए, जिनका हम इस्तेमाल करके इनको पढ़ सकते हैं।
या जो राइटिंग है ये ट्रांजेंट नहीं है, ये आर्जी नहीं होती है। जो तहरीरी ज़ुबान ये आर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसमें हम पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करते हैं, रिदम का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, या इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो रिटन लैंग्वेज है, रिटन लैंग्वेज जो है ये डिस्टेंस को ख़त्म कर देती है। या हम वहाँ पर हम रिटन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर स्पीकर हेयरर या एड्रेसर एंड एड्रेसी जो है ये काफ़ी डिस्टेंट जगहों पर अगर है तो हम वहाँ पर रिटन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो तहरीरी ज़ुबान है हम ग्रामर का बहुत ही ख्याल रखते हैं। तो वहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का होना, ग्रामर का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम अगर हम देखें जो रिटन लैंग्वेज है, रिटन लैंग्वेज में ये हम अक्सर रिटन लैंग्वेज की कुछ खसूसियात जो हैं वो हम स्पोकन लैंग्वेज में भी देख सकते हैं और स्पोकन लैंग्वेज की कुछ खसूसियात हैं वो हम रिटन लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। जैसे कि स्पोकन लैंग्वेज जो है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट जो टीवीज़ पे होता है, रेडियोज़ पे, उसमें भी हम स्पोकन यानी बोली ज़ुबान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख सकते हैं। या स्पोकन या रिटन लैंग्वेज यानी तहरीरी ज़ुबान के अंदर हम स्पोकन फीचर्स भी हम देख सकते हैं, यानी ड्रामास में, नॉवेल्स में किस तरह से कैरेक्टर्स एक रोल प्ले करते हैं। या जैसे हम देख सकते हैं कि जब एक राइटर किताब लिखते हैं या मुसन्निफ जो होते हैं वो एड्रेसर यानी वो अपनी मैसेज एड्रेसी को किस तरह से अपनी मैसेज आगे पहुंचाता है या ऑडियंस को किस तरह से देता है, रीडर को किस तरह से देता है। या जब हम ड्रामाज में भी देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर ए है वो कैरेक्टर बी को किस तरह से मैसेज देता है। कैरेक्टर ए जो है वो मैसेज देता है कैरेक्टर बी को किरदार के रोल में, मतलब वो किस तरह से किरदार करता है और उसके किरदार के ज़रिए वो हमें एक्चुअली इनडायरेक्टली हमें मैसेज पहुँचाते हैं। तो ये एक ज़रिया है हम किस तरह से मैसेज पहुँचा सकते हैं फ्रॉम एड्रेसर टू एड्रेसी या एड्रेसर 1 टू एड्रेसर 2 को हम किस तरह से चाहे वो स्पोकन फॉर्म में है या रिटन फॉर्म में है, यानी बोली ज़ुबान या तहरीरी ज़ुबान के ज़रिए हम बात पहुँचा सकते हैं। या अगर हम जो डायलॉग्स की अगर हम बात करते हैं, डायलॉग्स में जब ड्रामास में डायलॉग्स बोले जाते हैं, जब कैरेक्टर कोई रोल प्ले करता है उसमें दो चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, या पर्सनल या एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में वो सारी मतलब कहाँ पर ये रोल प्ले हो रहा है, यानी एनवायरनमेंट क्या है, वर्क प्लेस है, ऑफिस प्लेस है या होम है या कहीं पर भी। और पर्सनल स्पेस यानी वो किस सोसाइटी के किस मेंबर के साथ वो बिलोंग करता है, मतलब उसका रोल क्या है सोसाइटी के अंदर। तो इस तरह से हम दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं, यानी पर्सनल कॉन्टेक्स्ट और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा हम जो ज़ुबान है ये बुनियादी तौर पर दो तरीकों में बोली जाती है, यानी बोली या जिसको हम या तहरीरी तौर पर हम ये भी कह सकते हैं। हम आम तौर पर तकरीर के दो किस्में होते हैं जिसको हम बराह रास्त तकरीर कहते हैं और बिलवास्ता तकरीर कहते हैं। जो बराह रास्त तकरीर होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और बिलवास्ता तकरीर जो होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो डायरेक्ट स्पीच जो है वो एक्चुअली हम वो वाले अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जो स्पीकर ने जिस तरीके से बोला हुआ होता है उसको हम डायरेक्टली उसी तरीके से बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं बराह रास्त तकरीर यानी डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं वो रिपोर्टेड वर्ब से काफ़ी मुख्तलिफ होती है, वो रिपोर्टेड वर्ब से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। और अगर जब हम बात करते हैं बिलवास्ता तकरीर की यानी इनडायरेक्ट स्पीच की, इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो है वो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब्स के जो या एडजेक्टिव या टेंस उसको हम चेंज करते हैं। हम वही बोल नहीं बोलते हैं एग्जैक्टली जो स्पीकर ने बोली हुई होती है, उसको हम बोलते हैं बिलवास्ता तकरीर यानी इनडायरेक्ट स्पीच।
या एक और हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर एक और जो नॉवेल्स में अक्सर देखा जाता है या लिटरेसी लैंग्वेज में इसको देखा जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, यानी एफआईडी। एफआईडी में क्या होता है कि उसमें बहुत जो मुसन्निफ होता है या खतीब होता है, वो दोनों का इस्तेमाल करता है, यानी डायरेक्ट स्पीच का भी इस्तेमाल करता है और इनडायरेक्ट स्पीच का भी इस्तेमाल करता है। यानी वो इसकी एक कॉम्बिनेशन बनाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की एक ऐसी कॉम्बिनेशन बनाता है जिसको हम बोलते हैं एफआईडी, यानी फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। तो जैसे कि एग्जांपल है, शी वुड बी देयर टुमारो। तो जो एडवर्ब है टुमारो, यहाँ पर एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और जो फॉर्म है शी वुड बी देयर टुमारो, जो इसमें फॉर्म इस्तेमाल हुई वो डायरेक्ट भी है, वो इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट यहाँ पर शी वुड में इस्तेमाल हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच, और टुमारो जो है ये डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल हुआ है। तो किस तरह से राइटर्स जो है, मुसन्निफ जो है, किस तरह से लैंग्वेज में, लिटरेसी लैंग्वेज में ये एफआईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं लफ्जी मुकाबला इस्तिआराती मायने, जिसको हम लिटरेसी वर्सेस मेटाफोरिकल मीनिंग भी कहते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है, जैसे कि हमें पता है कि एक जो वर्ड है, एक वर्ड के हम एक वर्ड के बहुत सारे सेंसेस हो सकते हैं, या इसका ओरिजिनल मीनिंग जो है, या ये कुछ या एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम इसको इस मीनिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी एक्सटेंड फॉर्म में इस मीनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अ डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो डॉग जो है यहाँ पर ये जानवर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जो इसका लिटरल सेंस है, ओरिजिनल सेंस जो है वो डॉग का जो ओरिजिनल सेंस है वो है जानवर। तो यहाँ पर डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर जानवर के तौर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर यही बात, अगर हम डॉग जो है ये किसी इंसान को हम बोलेंगे, जैसे कि ही इज अ डॉग, ये हम उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि उस शख्स को हम एक एविल पर्सन के तौर पर उसको देखते हैं, यानी एक शैतानी कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर हम उसको देखते हैं, इसीलिए हमने उसको अ डॉग इज अ ही इज अ डॉग कहकर पुकारा। मतलब यहाँ पर जो है डॉग वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर डॉग एज अ एनिमल इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि एक वर्थलेस और एविल पर्सन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये किस तरह से हम, ये है ये एक तरीका है किस तरह से हम लफ्जी, यानी लफ्जी माने लिटरल सेंस को हम किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको मेटाफोरिकल सेंस में इसको तब्दील कर सकते हैं। या दूसरी एक एग्जाम्पल है, द डॉग ऑलवेज बार्क्स एट द पोस्टमैन। यहाँ पर जो बार्क है यानी भौंकना, इसका लिटरल सेंस में इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस के अंदर। तो डोंट बार्क, अगर हम ऐसा कहेंगे डोंट बार्क लाइक दैट, किसी शख्स को कहेंगे डोंट बार्क लाइक दैट, तो यहाँ पर जो बार्क लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर इसका मतलब है डोंट शाउट या डोंट स्पीक लाइक दिस, डोंट स्पीक इन अ लाउड फॉर्म। तो इस सूरत में इस्तेमाल हुआ है। तो इस्तिआरा यानी मेटाफर एक ऐसे फिक्रे का इस्तेमाल है जो एक चीज को दूसरी चीज बताकर बयान करता है, और जिससे इसका मुआजना किया जा सकता है, उसको हम मेटाफर कहते हैं। या एक और एग्जाम्पल है, यू शुड कॉम योर हेयर मोर ऑफन। तो जो कॉम है, यहाँ पर कॉम इस्तेमाल लिटरल सेंस में इस्तेमाल हुआ है, यानी ब्रश योर हेयर या टू मेक, यानी अपने बालों को ठीक तरह से रखना या साफ सुथरा रखना, इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। या दूसरा एक सेंस है, द पुलिस कॉम्बर्ड द फॉरेस्ट फॉर द मिसिंग बॉय। कॉम्बर्ड द फॉरेस्ट जो यहाँ पर है ये मेटाफर के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, यानी सर्च थॉरोली, जो पुलिस है ये थॉरोली सर्च कर रहा है फॉरेस्ट के अंदर उस मिसिंग बॉय को। तो ये है किस तरह से हम जो लघवी माने होता है, लिटरल मीनिंग होता है, उसका हम किस तरह से एक्सटेंड करते हैं, मेटाफोरिकल सेंस में इसको तब्दील कर देते हैं। या हम अगर हम एक और एग्जांपल देखें, ही वाज एंग्री विद मी बिकॉज आई हैड ब्रोकन हिज पेन। वो मुझसे नाराज था क्योंकि मैंने उसका पेन तोड़ दिया है।
तो यहाँ पर एंग्री जो है मतलब नाराज़गी दिखाता है, जो लिटरल सेंस है। उसके बजाय एक और सेंटेंस है, ह्यूज वेव्स रोज इन द एंग्री सी। जो सी है, इस सी की एक्चुअली एंगर होना उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन हमने इस सेंटेंस के अंदर जो हमने ये कहा कि ह्यूज वेव्स रोज इन द एंग्री सी, तो यहाँ पर एंग्री जो है ये मेटाफोरिकल सेंस में इस्तेमाल हुआ है। अब हम या एक और एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे, चकीज पीस ऑफ माइंड वॉज शैटर्ड। शैटर्ड जो है ये एक लघवी माने हैं, यानी अपसेट, या हम ऐसा भी कह सकते हैं बिखरना। तो उसका पीस ऑफ माइंड जो है ये बिखर चुका है, इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। या दूसरे सेंस में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, a glass pan of a window was shattered by the cricket ball। तो क्रिकेट बॉल की वजह से हमारे जो कांच था, जो खिड़की का कांच था, वो टूट कर बिखर चुका है। तो इस सेंस में हमने इस्तेमाल किया, ए ग्लास पैन ऑफ द विंडो वॉज शैटर्ड बाय द क्रिकेट बॉल। अब हम मानी की तोसी मतलब एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग को पढ़ेंगे। तो मानी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट तक हम उसको तब्दील कर सकते हैं, या जिंदा से लेकर गैर जिंदा इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या इसके बरक्स मतलब गैर जिंदा से लेकर जिंदा जानदारों के अंदर क्वालिटीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, या जानवर से इंसान और इसके बरक्स हम या हंसी अदराक यानी सेंसरी परसेप्शन को हम किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हम इस आगे पढ़ेंगे। तो कॉन्क्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट तक जो है हम मीनिंग्स को यानी मायने को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वाज गेटिंग रस्टी। जो वर्ड रस्टी का इस्तेमाल हुआ है, रस्टी मतलब जंग, ये रस्टी उन चीज़ों पर इस्तेमाल होता है, उन चीज़ों पर लगती हैं जो एक लोहे का चीज़ बना या कोई लोहे का चीज़ है तो उस पर रस्ट लग सकता है, जंग लग सकता है। तो जब एक लोहे की चीज़ जो है ये अगर हम एयर में एक्सपोज करते हैं या वाटर में एक्सपोज करते हैं तो उसकी वजह से जंग उसमें लग सकती है, यानी जैसे हम एग्जाम्पल कहेंगे रस्टी बॉक्स या रस्टी नेल्स। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने यूज की, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वॉज गेटिंग रस्टी, तो यहाँ पर रस्टी का मतलब है कि वो हिस्ट्री के नॉलेज को यूज नहीं कर रहा है, या हिस्ट्री के नॉलेज को यूज ना करने की वजह से वो भूल चुके हैं, जिसकी वजह से इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है रस्टी। यानी इसकी जो हिस्ट्री की नॉलेज है वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, कि वो भूलते जा रहा है कि जितनी भी इसके पास हिस्ट्री की नॉलेज थी। तो यहाँ पर हमने एक्सटेंडेड मीनिंग का इस्तेमाल किया, जो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट पे लगने वाली रस्ट जो है उसको हमने तब्दील करके हमने एक एब्स्ट्रैक्ट चीजों में इसका ट्रांसफर किया है, यानी नॉलेज। तो हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वाज गेटिंग रस्टी। या दूसरी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, द एनिमल एब्सॉर्ब्ड एवरीथिंग दैट दे वर टोल्ड। तो यहाँ पर जो एब्सॉर्ब्ड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, जिसका लिटरल मीनिंग जो है वो जज्ब करना है, तो यहाँ पर वो एब्स्ट्रैक्ट यानी फिजिकल कंक्रीट कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने जानवर के अंदर तब्दील कर दिया है, यानी एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट को एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे कि द एनिमल्स एब्सॉर्ब्ड एवरीथिंग दैट दे वर टोल्ड। तो इस तरह से हमने इसको ट्रांसफर किया है, यानी इसका मेटाफोरिकल सेंस है, जानवर को जो बात बोली जाती थी वो सुन रहे थे, उस पर अमल कर रहे थे। अब हम बात करते हैं जिंदा जानवर या इंसान से गैर जानदार यानी ऑब्जेक्ट और इसके बरक्स, यानी लिविंग टू नॉन लिविंग एंड वाइस वर्सा। इस पे हम बात करते हैं, तो किस तरह से मीनिंग ट्रांसफर हो जाता है लिविंग से नॉन लिविंग तक, या नॉन लिविंग से लिविंग तक, किस तरह से मीनिंग का ट्रांसफर हो जाता है। जब हम नॉन लिविंग या लिविंग क्वालिटी नॉन लिविंग के अंदर हम डालते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। या जैसे एक एग्जाम्पल है,
वन लेग ऑफ द टेबल वॉज ब्रोकन। जो लेग है ये हम जानदारों के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ, गैर जानदार चीज़ों के साथ हमने इस्तेमाल की। तो यहाँ पर जो है ये मीनिंग का ट्रांसफ़र हो गया, वर्ड का ट्रांसफ़र हो गया है। तो वर्ड का जो सेंस है यहाँ पर वो ट्रांसफ़र हो गया है फ्रॉम नॉन लिविंग से लेकर लिविंग तक। या एक और एग्जांपल, द हैंड ऑफ द क्लॉक, या लिविंग से लेकर नॉन लिविंग तक, सॉरी। या दूसरी एग्जांपल है, द हैंड ऑफ द क्लॉक हैज स्टॉपर्ड। जो हैंड जो है ये एक जानदार सिफत है। तो हमने एक क्लॉक के साथ इसको इस सेंस में इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने जिंदा से लेकर गैर जानदार में इसकी इस मीनिंग को हमने तब्दील कर दिया है। या एक और, द पेंसिल स्क्रीचर, एक्चुअली जो पेंसिल है ये स्क्रीच नहीं कर सकता, जो इसकी सिफत नहीं है, लेकिन हमने किस तरह से इसका मेटाफोरिकल सेंस जो है हमने इसका मीनिंग जो है हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है, जो एक्चुअली ह्यूमन क्वालिटीज थी, जो जिंदा या जानवर या इंसान की क्वालिटीज है थी, जो उसको हमने गैर जानदार यानी ऑब्जेक्ट्स में उसको तब्दील कर दी। या एक और एग्जाम्पल है, द माउथ ऑफ द केव वॉज ब्लॉकड बाय अ बिग स्टोन। तो माउथ, केव का माउथ जो है, एक्चुअली माउथ इज द इट्स ऑर्गन विच इज इन द विच कैन बी फाउंड इन द ह्यूमंस, जो इंसानों में देखते हैं, या इंसानों का एक ऑर्गन है या जानवरों का ऑर्गन है माउथ। तो हमने किस तरह से गैर जानदार में इसका ट्रांसफर किया है, इस मीनिंग को हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पर जो लैग ऑफ एनिमल थी ये एक लिविंग क्वालिटी थी, और लैग ऑफ टेबल जो नॉन लिविंग के अंदर हमने इसको ट्रांसफर किया। या ही इज क्रूकड पर्सन, क्रूकड हम कहते हैं ये एक गैर जानदार क्वालिटी है, जिसको जिसको हम बोलते हैं स्टिक के साथ इस्तेमाल होता है, या किसी स्टिक या रॉड के साथ इस्तेमाल होता है, जिसको हम बोलते हैं ये टेढ़ी लकड़ी है या टेढ़ी स्टिक है। अगर हमने इसको जानदार के अंदर यानी इंसान के साथ इस्तेमाल किया, ही इज अ क्रूकड पर्सन, इसका मतलब है ये एक डिसऑनेस्ट पर्सन है, ये काबिल एतबार बंदा नहीं है। तो इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी गैर जानदार से लेकर जानदार के अंदर इन क्वालिटीज, इन वर्ड्स को हमने किस तरह से तब्दील कर दिया है। या एक और, जानवर से इंसान और इसके बरक्स, यानी एनिमल टू ह्यूमन एंड वाइस वर्सा, हम किस तरह से इन क्वालिटीज वर्ड्स को भी हम किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी जैसे कि ही कमेलियन जो है ये एक जानवर है जो अक्सर अपने रंग बदलता रहता है, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने रंग बदलता रहता है, और अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने जो रंग है ये बदलता रहता है। तो अगर हम किसी इंसान को ये कहें कि ही इज अ कैमेलियन, ये एक कमेलियन है, इसका मतलब है वो एक ऐसा शख्स है जो अपना बिहेवियर जो है, अपने नेचर को हमेशा बदलता रहता है, और अपने आप को डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से डील कर रहा है, अपने आप को डिफरेंट तरीके से पेश कर रहा है लोगों के सामने। तो इस तरह से हम जानवर सिफत को इंसान के अंदर किस तरह से, मतलब इंसान के अंदर यूज करके इनका जो वर्ड का मीनिंग है किस तरह से चेंज हो जाता है। या हंसी अदराक, अगर हम देखें, हंसी अदराक यानी सेंसरी परसेप्शन भी हम इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जो सेंसरी परसेप्शन है, यानी आइज, सीइंग, साइट, टच या स्पीक, एक सेंसरी क्वालिटीज है। तो ये हम जानदारों के अंदर, गैर जानदार के अंदर भी डाल सकते हैं, या फीलिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के अंदर इनको हम डाल सकते हैं। जैसे कि द लैंग्वेज ऑफ द आइज, एक्चुअली जो आइज की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। आइज जो आंखें जो होती है ये देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज ऑफ द आई का इस्तेमाल हुआ है ये एक सेंसरी परसेप्शन जो है, तो इस तरह से सेंसरी परसेप्शन में इसका जो मीनिंग है इसका चेंज हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। या एक और आइडिया, द स्पीच ऑफ द डार्क आइज, तो स्पीच जो है और लैंग्वेज जो है ये, या आंखें जो है ये देखने के लिए इस्तेमाल होती है, और बोलने के लिए हम मुंह का इस्तेमाल करते हैं, तो आंखों का इस्तेमाल नहीं है। तो यहाँ पर जो सेंसरी परसेप्शन का इस्तेमाल हुआ है
द लैंग्वेज ऑफ द आइज एंड द स्पीच ऑफ द डार्क आइज, ये रेफर करता है कि किस तरह से एक्सप्रेशंस जो है सेंसरी परसेप्शन का किस तरह से चेंज हो चुका है। इसके बाद हम मैग्निफिकेशन यानी एक्सटेंशन बाय मैग्निफिकेशन, तोसी हम कैसे करें, मैग्निफिकेशन के जरिए हम किस तरह से हम तोसी करते हैं, एक्सटेंड मीनिंग्स को किस तरह से एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि एक या राइटर होता है, वो वर्ड्स का लफ्ज़ों का इस तरह से इस्तेमाल करता है जो ग्रेट आइडियाज़ हैं, ग्रेट आइडियाज़ या ग्रेट क्वालिटीज़ या हर लेवल ऑफ आइडियाज़ जो हैं वो किस तरह छोटी ऑर्डिनरी चीज़ों में इस्तेमाल करता है, जिसको एक ह्यूमरस सेंस के लिए या कुछ लाइट हार्टेडनेस फील करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, आई एडोर आइसक्रीम्स। एडोर जो है, एडोर लफ्ज़ जो है ये हम अक्सर रेस्पेक्ट, लव विद रेस्पेक्ट डीपली के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। या तो अगर हमने, तो यहाँ पर जो एग्जांपल है आई एडोर आइसक्रीम्स, इसका मतलब है मुझे बेहद, आइसक्रीम जो है मुझे बेहद पसंद है। तो किस तरह से जो ये एडोर है, जो हायर कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह से ऑर्डिनरी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये लाइट हार्टेडनेस जो है, राइटर जो है ये लाइट हार्टेडनेस फील कराता है विद दिस एग्जांपल लाइक आई एडोर आइसक्रीम्स। या दूसरी एक एग्जांपल है, मॉली द डंकी वाज डिवोटेड टू रिबन्स। डिवोटेड जो है ये अक्सर एक्चुअली जो इसका ओरिजिनल सेंस लघवी मानी जो है, ये हम लॉयल के लिए इस्तेमाल करते हैं, केयर के लिए, लव के लिए। तो यहाँ पर जो डंकी है, जो डंकी शी इज डिवोटेड टू रिबन्स, इसका मतलब है एक ह्यूमरस सेंस के लिए इस्तेमाल हो चुका है यहाँ पर। तो ये है मैग्निफिकेशन दिए। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 4। यहाँ पर हमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जो यहाँ पर इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। जैसे कि आई डैश क्लोज टू हर, हमें यहाँ पर जो दिए गए अल्फाज हैं, जैसे कि लेम, नेस्लेट, बीस्ट, एक्सपेरिमेंट, रेथ, हॉट आइसी, हॉट है आइसी हैंड, शैडो, बरीड, स्वैलोड एंड टेल, इन वर्ड्स का हमें इस्तेमाल करना है। जैसे कि I and dash close to her, यानी I nestled close to her। ये यहाँ पर जो इन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, ये किस तरह से ओरिजिनल सेंस से लेकर किस तरह से इनका एक्सटेंडेड सेंस का इस्तेमाल हो चुका है इन सेंटेंसेस में, हम देख सकते हैं। या दूसरी एग्जांपल है, द डैश इन अ मैन मे वेक अप इफ ही हैज टू मच मनी। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा बीस्ट, द बीस्ट इन अ मैन, जो एक जानवर सिफत है, वो हमने एक इंसान के अंदर इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, इस वर्ड को हमने एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पर द बीस्ट इन अ मैन मे वेक अप इफ ही हैज टू मच मनी। एक और एग्जाम्पल, हिज फेस वॉज डैश इन स्माइल्स, तो हिज फेस वॉज रेथड इन स्माइल्स। या दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, डेथ लेज हिज डैश ऑन किंग। ये एक एग्जाम्पल ली गई है शिरली एंड डेथ द रेवलर, तो यहाँ से एक एग्जाम्पल ली गई है। तो जो डेथ है, तो यहाँ पर जो वर्ड ब्लैंक स्पेस है, इसमें आईसी हैंड जो है, इस लफ्ज का इस्तेमाल होगा, डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग। तो जो ये आईसी हैंड है, यानी ठंडे हाथ, जिसका एक लघवी माने है ठंडे हाथ, आईसी हैंड, तो किस तरह से ये डेथ के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। कॉन्क्रीट आइडिया जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर हम एक और एक्टिविटी है, सरगर्मी है। यहाँ पर हमें उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो सेंसरी परसेप्शन जो दिखाती है, तो उनको एक फिर उसके बाद हमें मैच करना है एक प्रॉपर कॉलम के साथ। जैसे कि यहाँ पर पहली एग्जांपल है, द एरोमा ऑफ वेल्थ फिल्ड द हाउस। जो वर्ड एरोमा है, ये वेल्थ के सेंस में ये ऑर्डिनरी मानी जो इसका एरोमा है, यानी खुशबू,
ये वेल्थ के सेंस में ऑर्डिनरी मीनिंग जो इसका है वो वेल्थ के सेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर एक एक्सटेंडेड मानी इसका इस्तेमाल हुआ है, यानी तो उसी मानी का इस्तेमाल हुआ है एरोमा को वेल्थ के साथ। दूसरी एक एग्जाम्पल लेट योर एंगर। लेट योर एंगर ये इसके साथ मैच होगा कूल डाउन। तो जो वर्ड यहाँ पर कूल है ये सेंसरी परसेप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, लेट योर एंगर कूल डाउन। या एक और एग्जाम्पल, लाइफ इज फुल ऑफ, लाइफ इज फुल ऑफ यहाँ पर जो है लाइफ इज फुल ऑफ, ये बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस के साथ मैच होगा। लाइफ इज फुल ऑफ बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस। जो यहाँ पर बिटर स्वीट है तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग के साथ ये ट्रांसफर हो गया, लाइफ इज फुल ऑफ बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस। इस तरह से हम इस यूनिट का सम अप करते हैं, खुलासा करते हैं। तो तोसी मानी को लघवी मानी से मुमताज करना हमने सीखा और अदब के मयारी कामों में इस्तेमाल होने वाले बाज़ अल्फाज के माने के रंगों को हमने इस यूनिट में समझा। अब हम यूनिट 2 जिसका नाम एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग्स यानी माने के की तोसी, इस पे हम बात करेंगे। तो हमारे साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम मकासद को देखेंगे, उसके बाद तारुफ करेंगे, इस यूनिट का तारुफ करेंगे। फिर मुतदी या मानी और तोसी मानी का मुआजना करेंगे और मुतल्लिका मुतद मानी देखेंगे और तकरीर के एक ही हिस्से के तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के मुतअद मानी के तौर पर हम उसको देखेंगे और तहरीर और तजदीदी और ठोस मानों को हम पढ़ेंगे और लफ्ज़ी फ़ैल, एक लफ्ज़ जो तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों के तौर पर इस्तेमाल होता है और इस्म और फ़ैल इसको पढ़ेंगे और इस्म और सिफ़त इसको पढ़ेंगे और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट का मकासद देखते हैं। इस यूनिट के एक दूसरे मतलब इस एक लफ्ज़ के एक दूसरे से मुख्तलिफ माने हो सकती हैं, यानी या तकरीर के एक ही हिस्से या तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों के तौर पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ के मुख्तलिफ माने, इसको हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और मयारी अंग्रेज़ी तहरीरों में मुख्तलिफ सयाक व सबाक में किसी लफ्ज़ के मुख्तलिफ माने को हम देखेंगे और अपनी तहरीर में अल्फाज का सही इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट का तारुफ करते हैं। इस यूनिट में हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग। अक्सर देखा गया है कि अगर किसी शख्स में एक पुअर वोकैबुलरी किसी शख्स में है, अगर वो उसका बेसिक जो रीज़न है, वजह जो है वो ये हो सकता है कि वो लफ्ज़ों को खाली लिटरल मीनिंग तक उसको पता है, यानी लफ्ज़ों की जो लघवी माने हैं उनके बारे में पता है। जो लफ्ज़ों के मेटाफोरिकल मीनिंग है, एक्सटेंडेड मीनिंग है, उसका मानी उनको कम होने की वजह से वो उसकी पुअर वोकैबुलरी हो सकती है, जिसकी वजह से दो चीज़ों पे असर हो सकता है, यानी वो या तो कम समझ सकता है या जो वर्ड्स को यानी जो भी वो किताबें पढ़ता है उन किताबों को अक्सर वो कम समझ पाता है, कॉम्प्रहेंड कम कर पाता है। या दूसरा एक और चीज़ हो सकती है कि वो एक अच्छा राइटर नहीं हो सकता है। राइटर का मतलब खाली मुसन्निफ नहीं होता है। राइटर मतलब जो अपनी लेवल पे इंसान राइट करता है, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात होती होगी अगर उसकी वोकैबुलरी जो है वो खाली लघवी माने तक महदूद है, तो वो उस पे काफ़ी असर पड़ सकता है। तो जो हम इस यूनिट में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो अल्फाज़ हैं, जो 2 अल्फाज़ किस तरह से एक ही तलफ़्फ़ुज़ में पढ़े जाते हैं और एक ही स्पेलिंग होने के बावजूद भी उनका मायने जो है वो मुख्तलिफ हैं, वो भी हम इस यूनिट में देखेंगे। या हम इस यूनिट में लफ्ज़ों के तोसी को देखेंगे, लेकिन हम बिना 2 चीज़ों को देखे, यानी
कोलोक्युअल मीनिंग जिसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसको छोड़कर, और स्लैंग लैंग्वेज को छोड़कर, स्लैंग टर्म्स को छोड़कर, स्लैंग टर्म्स हम कहते हैं स्लैंग यानी जो वो वर्ड्स होते हैं या वो वोकैबुलरी होती है जो एक खाली एक सोशल ग्रुप तक महदूद रहती है, तो उसको हम स्लैंग टर्म कहते हैं या स्लैंग वोकैबुलरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुत्तद माने और तोसी माने का मवाजना यानी मल्टीपल मीनिंग एंड एक्सटेंडेड मीनिंग को हम कंपेयर करेंगे। तो किस तरह से एक एक लफ्ज़ का एक मल्टीपल मीनिंग भी हो सकते हैं, बहुत सारे लग़वी माने भी हो सकते हैं, और हम इसको इन मानियों को हम किस तरह से हम एक्सटेंड यानी तोसी मानों में तब्दील कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किस तरह से उस सेंस में इस्तेमाल होते हैं, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि एक जो वर्ड है, एक लफ्ज़ जो है, इसके कुछ लिमिटेड माने हो सकते हैं, यानी लिमिटेड लग़वी माने हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि एक्सटेंडेड माने जो हैं, ये अनलिमिटेड हो सकते हैं, और ये सब डिपेंड है जो राइटर होगा, ऑरेटर होगा या पॉलिटिशियन होगा, किस तरह से इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो वो उस पे डिपेंड है। वो एक्सटेंडेड मीनिंग जो है, ये अनलिमिटेड हो सकते हैं, जिनकी कोई हद नहीं है। लेकिन जो लिटरल मीनिंग है, यानी लग़वी माने हैं, वो एक हद में होते हैं, मतलब या तो एक अल्फ़ाज़ का एक ही माने हो सकता है, लिटरल माने एक हो सकता है, या तो एक अल्फ़ाज़ के बहुत एक से ज़्यादा लिटरल मीनिंग हो सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सटेंडेड मीनिंग की बात करते हैं, एक्सटेंडेड मीनिंग जो है एक वर्ड के काफ़ी तरीकों से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो अनलिमिटेड है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि लाइट जो है, लाइट एज़ अ नाउन हम उसको लेंगे। लाइट एज़ अ नाउन जो है ये बहुत तरीकों में इस्तेमाल होता है, ये इसके बहुत सारे लिटरल मीनिंग है। जैसे कि वी डोंट गेट इनफ सनलाइट हियर, तो यहाँ पर एक लिटरल मीनिंग इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर सनलाइट का या लाइट का। या दूसरी एक एग्जाम्पल है, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस मैटर। तो यहाँ पर जो लाइट का इस्तेमाल हुआ है, लाइट एज अ नाउन का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन के तौर पर इस्तेमाल किया, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक या ऑन दिस मैटर। एक और एग्जाम्पल, बुधा वॉज अ लाइट ऑफ एशिया। जो बुधा है, ये एक जो यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल हुआ है, बुधा वॉज द लाइट ऑफ एशिया। तो यहाँ पर जो लाइट का इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है एक स्पिरिचुअल सेंस में इस्तेमाल हो चुका है। या एक और हम देखें, या वर्ब को अगर हम देखेंगे, लाइट एज अ वर्ब, जैसे कि एक एग्जांपल है, आवर बैगेज इज लाइट टुडे, यानी नॉट हैवी, ये भारी नहीं है, ये हल्का है, इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। या लाइट एज अ वर्ब हम इस सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ही हैज बीन असाइन्ड लाइट ड्यूटीज, यानी नॉट डिफिकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट काम उसको सौंपा नहीं गया है, या इस सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं किस तरह से एक लफ्ज़ के हमने इसके कितने लघवी मायने हो सकता है। या एक और वर्ड हम लेते हैं, जैसे कि some people believe that spirit of a man leaves his body after death। तो यहाँ पर जो वर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल हुआ है, तो स्पिरिट यहाँ पर एक लघवी मानी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी जिसको हम बोलते हैं सोल, तो उस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। तो एक और एग्जाम्पल, जैसे कि वी आर गोइंग टू पुट हिम द स्नेक, यानी इन स्पिरिट। तो यहाँ पर हमने जो स्पिरिट का इस्तेमाल किया है, ये भी लघवी मानी के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका जो लघवी माने हैं वो पहले माने से इसके दो लघवी माने हैं, यानी जो स्पिरिट है इसके दो लघवी माने हैं। पहला जो है यानी सोल, दूसरा जो इसका लघवी माने है वो इस्तेमाल होता है इंसेक्ट्स को मतलब बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इन स्पिरिट, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। या एक और रंजीत सिंघानिया अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पर जो आर्ट लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये लिटरल सेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि एक्सटेंडेड सेंस में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज के सेंस में। यानी रंजीत सिंघानिया अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट, यानी जो आर्ट है इसका जो एक्सटेंडेड मानी जो है वो नॉलेज भी है, तो इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। जो लघवी माने है आर्ट का, वो स्किल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
अब हम मुतल्लिक़ मुतअद माने यानी रिलेटेड मल्टीपल मीनिंग्स को हम पढ़ेंगे। यानी कुछ अल्फाज ऐसे भी हो सकते हैं जिसके एक से ज़्यादा लग़वी माने हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं कि किस तरह से एक लफ़्ज़ के एक से ज़्यादा लग़वी माने हो सकते हैं, यानी लिटरल मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे कि बेयरर एग्ज़ाम्पल जो है, एक बेयरर जो है, ये बेयरर जो है, ये हम उसको कहते हैं जो कुछ मतलब ले जा सकता है, जिसके पास कुछ हो, जो कुछ कैरी करता है, उस सेंस में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम एक कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम उनका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अ पर्सन हू बेयर्स और कैरीज़, या उस सेंस में इस्तेमाल हुआ जो कुछ कैरी करता है, जैसे कि द बेयरर ऑफ द लेटर, या जो जिसके हाथ में लेटर है या जिसके पास लेटर है, इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। दूसरे एग्ज़ाम्पल या पे और बेयरर ऑफ द चेक, हू इज़ द बेयरर ऑफ द चेक, या इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। या एक और एग्ज़ाम्पल बेयर जो है, हम उस बेयरर जो है उस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो एक मेल सर्वेंट है, यानी मेल सर्वेंट जो यूजुअली फूड बनाता है या कुक करता है, मेल सर्वेंट जो यूजुअली कुक करता है, उसके सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, या उसका एक उसको हम बेयरर कहते हैं, तो उस सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, यानी चेक होल्डर, या होल्डिंग समथिंग या कैरिंग समथिंग, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, या एक मेल सर्वेंट हु कुक्स फूड, इस सेंस में भी हम इस्तेमाल करते हैं। या एक और हम एग्जांपल लेते हैं, यानी कैप। कैप जो है, इसका जो इसके बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स हैं, बहुत सारे मायने हैं, लग़वी मायने हैं। सबसे पहले हम कैप जो है ये एक हेड कवर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एक एग्जांपल जो कैप हम बॉटल के ढक्कन को भी कहते हैं, या किसी भी किसी चीज़ के टॉप वाले हिस्से या उसकी कवरिंग को भी कहते हैं, दैट्स द कैप। उस सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या ये कुछ एग्जांपल्स थी किस तरह से एक लफ्ज़ के बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। अब हम एक सरगर्मी करते हैं, यानी एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें हम सूटेबल सेंटेंसेस का इस्तेमाल, सूटेबल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, नाउन जो हमें यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, यानी बैंक एज अ नाउन हमें इस्तेमाल करना है, बुक एज अ वर्ब हमें इस्तेमाल करना है, कोल्ड एज अ नाउन इस्तेमाल करना है, प्रिंसिपल एज अ नाउन, और सब्जेक्ट एज अ नाउन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, इनको, इन नाउन्स को हमें इन ब्लैंक स्पेसेस में पूरा भर देना है। जैसे कि we will have to dash you on the charge of speeding, तो we will have to book you on a charge of speeding। तो यहाँ पर जो है book as a noun का इस्तेमाल हो चुका है। या you will get back to the dash with the interest, यानी you will get back the principal, यानी noun जो है, principal as a noun हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, you will get back principal with interest। तो यहाँ पर प्रिंसिपल का इस्तेमाल हुआ है। एक और एग्जाम्पल, he is a dash of the United Kingdom, तो he is the subject of the United Kingdom। subject as a noun हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, he is the subject of the United Kingdom। एक और एग्जाम्पल, we sat on the dash of a river, we sat on the bank of a river। तो यहाँ पर बैंक, दरिया का किनारा, एज अ नाउन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। या एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए, his strange clothes were the dash of great amusement, his strange clothes were the subject of great amusement। तो सब्जेक्ट एज अ नाउन के तौर पर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब हम तकरीर के एक ही हिस्से के तौर पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ के मुतअद माने, यानी मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड यूज्ड इन द सेम स्पीच, यानी सेम पार्ट ऑफ स्पीच। हम किस तरह से एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके एक बहुत सारे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक लफ्ज़ को हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है की जो है, ये नाउन है, नाउन के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे कि एक एग्जांपल है, अराउंड हिज नेक ही बोर द की ऑफ हिज बॉक्स। तो यहाँ पर जो की है ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉकिंग के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, या कुछ कोई एक चाबी जो कुछ आला खोलने के लिए इस्तेमाल हुआ है, या कुछ ताला खोलने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इस सेंस में हम की का इस्तेमाल करते हैं, की एज अ नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। की एज अ नाउन हम आंसर देने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एट द एंड ऑफ द यूनिट देयर इज अ की टू दिस एक्सरसाइज। इस यूनिट के बाद आपको एक की मिलेगी, यानी आपको एक हेल्प मिलेगी जो आपको इस यूनिट में समझने में मदद कर सकती है। इसके बाद जो की है, की हम एज अ टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कंप्यूटर के जो कीबोर्ड के ऊपर कीज होती है वहां पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, द कीज ऑफ द टाइपराइटर वे जैमर्ड। तो यहाँ पर जो है ये जो कीज हैं इस तरह से इस्तेमाल होगी है की एज अ नाउन। और की एज अ नाउन हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ही सैंग इट इन अ रॉन्ग की। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हमने की लफ्ज का इस्तेमाल किया है। अब की को हम अगर हम देखें एज अ वर्ब, की एज अ वर्ब जो है ये इस तरह से इस्तेमाल होगा, जैसे कि द स्टार हैज टू बी कीड प्रॉपर्ली टू प्रोड्यूस द करेक्ट टोन। तो यहाँ पर जो की लफ्ज जो है ये एडजस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको एडजस्टमेंट करने के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। या एक और एग्जाम्पल, दिस फैक्ट्री इज कीड टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द आर्मी। तो यहाँ पर जो कीज हैं, कीड जो है, दिस फैक्ट्री इज कीड टू प्रोड्यूस गुड फॉर द आर्मी, ये एक टू मेक इट रेडी, मतलब तैयार करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये था हम किस तरह से जो है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होने के बजाय एक लफ्ज के कितने मायने हो सकते हैं। यानी जो की है, की एज अ नाउन जो है हमने इसको 6 तरीकों से इस्तेमाल किया है, 4 तरीकों से इस्तेमाल किया है। की एज अ वर्ब जो है हमने इसको दो तरीकों से इस्तेमाल किया है। तो ये थे मतलब एक्सटेंडेड मीनिंग, मतलब किस तरह से हम सेम पार्ट ऑफ स्पीच को किस तरह से हम एक्सटेंड उनकी मीनिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तजरीदी और ठोस माने, यानी एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मीनिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, कुछ अल्फाज ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट तरीके से भी इस्तेमाल होता है और कॉन्क्रीट तरीके से भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो स्प्रिट है, वर्ड स्प्रिट, ये हम एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट के भी इस्तेमाल, मतलब एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ नाउन, या एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ नाउन। जैसे कि एक एग्जांपल है, वी आर गोइंग टू पुट हिम इन स्प्रिट। यहाँ पर एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्क्रीट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। या दूसरे एग्जांपल है, the spirit leaves the body after the death. The spirit leaves the body after the death. तो यहाँ पर जो डेथ के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, स्पिरिट जो है ये हमने रूह के सेंस में इस्तेमाल किया, यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में भी इस्तेमाल होते हैं और कॉन्क्रीट सेंस में भी इस्तेमाल होते हैं। या एक और एग्जांपल है फोर्स। जो फोर्स है ये फोर्स हम बॉडीली पावर को के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी बॉडीली फोर्स, किसी को जबरदस्ती करना, फोर्स है। या हम इसको एक कंक्रीट सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आर्मी और एयरफोर्स इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम कुछ और एग्जाम्पल, अगर हम ग्रीन को अगर हम देखें, ग्रीन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यानी कलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी रंग। अगर हम ग्रीन को हम कॉन्क्रीट सेंस में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन स्मूथ और स्ट्रेचड ग्रास जो होता है उस सेंस में भी हम इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया।